हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में जो हम पढ़ेंगे क्लास 9 का एक चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है लाइंस एंड एंगल्स। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में मैथ फिक्स बाय पीके। कुछ दिनों से क्या है, वीडियो बहुत लेट डल रही है तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो धीरे धीरे कंटिन्यू में आएंगे हम। तो जो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो है क्लास 9 का एक सिंपल सा चैप्टर, और अगर हम कहें सिंपल है और उतना ही ये क्या है टफ। जैसे कि ज़्यादातर हम छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं कि एंगल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे एंगल्स और लाइंस के इंट्रोडक्शन, यानी एंगल्स कैसे होते हैं, कौन कौन से एंगल्स होते हैं, कैसे एंगल बनते हैं, लाइंस क्या होती है। तो इस तरह की थोड़ा सा हम क्या है इंट्रोडक्शन देखेंगे। फिर हम क्या है चैप्टर जो 6 है उसको हम स्टार्ट करेंगे और फिर हम देखेंगे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जब तक हम बेसिक नहीं समझ पाएंगे तो हम कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएंगे कि आखिरकार क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या है। तो क्या है, हम उसको रटेंगे और फिर हम सॉल्व कर देंगे, लेकिन अगर हमें क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के मिल गया तो हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो चलो डिस्कस करते हैं। तो अगर हम देखें लाइंस एंड एंगल्स में, तो लाइंस एंड एंगल्स, तो सबसे पहले हम देखते हैं अगर हम लीनियर और अगर हम देखें सबसे पहले एंगल। जब एंगल्स की बात हो रही है चैप्टर में तो हमें एंगल पता होना चाहिए कि एंगल आखिरकार बनता कैसे है। ठीक, तो मान लो अगर हमारे पास एक आर्म है, ऐसे ही हमने एक रे ले ली, ऐसे ही हमने एक कॉमन पॉइंट का मतलब है अगर एक से ज्यादा रे निकल रही है, जैसे एक रे ये होगी और स्टार्टिंग पॉइंट इसका ये है, हमने एक रे इधर ले ली, तो जो इसका कॉमन पॉइंट है, दो रे का जो कॉमन पॉइंट है उससे जो मिलके बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल। कोई भी दो या दो से ज्यादा रे होंगी और वो कॉमन पॉइंट से निकलेंगी तो उससे जो बनेगा वो क्या होता है, एंगल होता है। अब हम देखते हैं एंगल्स की बात होगी, उसके बाद हम देखते हैं कि एंगल्स कितने तरह के होते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल्स। ठीक, अगर हम देखें फर्स्ट पार्ट देखते हैं। मान लो हमने ये एंगल ले लिया, कोई भी हमारे पास एंगल है, थीटा हमने डिनोट कर दिया। तो थीटा का मतलब है कि जो ये एंगल होगा अगर 0 से बड़ा रहेगा और 90 से छोटा रहेगा तो इसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। यानी एंगल क्या है कि अगर 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा तो वो होते हैं एक्यूट एंगल। यानी अगर हम वैल्यूएशन देखें कि 45 को पूछ लिया तो 45 कैसा हो गया, 90 से छोटा है, 0 से बड़ा है, तो क्या हो गया, एक्यूट एंगल। तो इस तरह के जितने भी होंगे वो क्या होंगे, एक्यूट एंगल। सेकंड टाइप का हम देखते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये बिल्कुल स्ट्रेट है, यानी दो लाइन है, एक बिल्कुल सीधी है और यहाँ क्या था, सीधी नहीं थी। तो उस तरीके से हम अगर देखें तो उसमें हम लेते हैं थीटा का जो है वो क्या होता है, इक्वल टू 90 डिग्री, यानी उसमें एंगल हमेशा 90 डिग्री का रहेगा, तो वो हो जाता है राइट एंगल। हो गया राइट एंगल। अब अगर हम थर्ड देखें, हमने कुछ इस तरह से एंगल बना लिया, इसको हमने सेम थीटा का नाम दे दिया। अब इसमें हम क्या लेते हैं, थीटा की जो वैल्यू है 90 से तो बड़ी रहेगी और 180 से छोटी रहेगी, तो इसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। तो यहाँ से हमें अगर हम वैल्यू से देखते हैं कि किस किस तरह के एंगल बनते हैं, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि कैसे हम उसको डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा एक्यूट एंगल है, कौन सा राइट एंगल है और कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल है। अब अगर हम आगे चले, यहाँ तो मतलब 180 से कम की बात होगी। अब अगर हम देखते हैं कि मान लो ये एंगल हो गया और ये हो गया 180, मतलब कि क्या है कि बिल्कुल स्ट्रेट होता है, जो वो होता है 180 डिग्री का। यहाँ पर एक 180 कंप्लीट बन रहा है, तो इसको हम बोलेंगे स्ट्रेट एंगल।
स्ट्रेट एंगल, और स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री। ठीक, अब 180 तक हो गया। अब अगर हम देखते हैं, यहां से हमने देखा और यहां तक, यानी ये थीटा की वैल्यू देखेंगे या इस एंगल का वैल्यू देखेंगे, तो इसमें क्या है कि थीटा की वैल्यू जो है 180 से तो बड़ी होगी और 360 से छोटी होगी, क्योंकि 180 इतना ही होता है। अगर हमने इसको और बढ़ा दिया, जैसे यहाँ बढ़ा दिया, तो 180 से तो ज्यादा होगी और 360 से कम होगी, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। अब एक और यहाँ पर हम देख लेते, मान लो हमने यहीं से स्टार्ट करा और वापस यहीं आ गए, तो इसको हम बोलेंगे कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो एंगल है वो कितने कितने तरह के होते हैं। वीडियो को पॉज करके आप इनको लिख सकते हो कि कितने टाइप के, अलग अलग टाइप के जो एंगल होते हैं वो कैसे होते हैं। आगे चलते हैं, अगर हम बात करें एडजेसेंट एंगल की, एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट का मतलब है कि बिल्कुल टच करते हुए, साइड वाला ही। जो मान लो हमने एक एंगल हमने ये ले लिया, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ए, बी और सी, यहाँ हमने ले लिया डी पॉइंट हमने ले लिया। ठीक, अब यहाँ पर ये दो जो एंगल बने, ध्यान से समझना कि जो दो ये एंगल बने हैं, ये वाले जो दो एंगल बने हैं बिल्कुल क्या है, टच करके बने हैं। एडजेसेंट का मतलब है बिल्कुल साइड का ही एंगल है। तो यहाँ इन दोनों के कॉमन में क्या आ रहा है, सिर्फ एक ये लाइन सेगमेंट आ रहा है कॉमन जो है, यानी इस वाले एंगल में भी यही है और इस वाले एंगल में भी यही है। तो अगर हम एडजेसेंट की बात करें तो ये जो दोनों एंगल है ये कैसे हो गए, एडजेसेंट। ठीक, अब एडजेसेंट का बात हो गया। अब अगर हम आगे देखें, आगे है सेम इसी का ही है, यहीं से कॉन्सेप्ट चलते हैं, लेते हैं हम लीनियर पेयर एंगल। कॉन्सेप्ट सेम है, बट ये नहीं है कि दोनों सेम, दोनों बात क्या है, सेम है कि ये भी ऐसा ही है और ये भी ऐसा ही है। यहाँ सिर्फ बोला है कि एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं, जो बिल्कुल आपस में टच होते हैं, तो ये इसका टच है। अब अगर देखो, मान लो समझ में नहीं आया, मैं मान लो एक लाइन और ले लेता हूँ। अब मैंने अगर पूछा ये वाला और ये वाला एंगल क्या एडजेसेंट है, तो ये वाला एडजेसेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में हमारे पास एक और एंगल हो गया, तो इसलिए ये एडजेसेंट नहीं हुआ। तो इसका मतलब यहाँ क्या है कि कॉमन आर्म होनी चाहिए दोनों के बीच में, तो वो क्या हो जाते हैं, एडजेसेंट। अब लीनियर पेयर का मतलब समझते हैं, इसी से लेते हैं, ठीक है। लीनियर पेयर का मतलब होता है दो एंगल हो या दो से ज्यादा एंगल हो, अगर हम उनको प्लस करें, अगर हम उनको प्लस करें और उनका प्लस होता है 180 डिग्री, तो उसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर। यहाँ पेयर वर्ड आ गया, पेयर वर्ड आ गया। पेयर का मतलब ही क्या हुआ कि दो या दो से ज्यादा एंगल होंगे और उनको अगर हम आपस में ज्वाइन कर देते हैं और उनका 180 का सम आ जाता है, तो वो क्या हो जाता है, लीनियर पेयर। जैसे कि मान लो मैंने ये एक एंगल लिया और फिर एक ये एंगल लिया, ठीक है। अब अगर मैं दोनों को प्लस करता हूँ तो यहाँ मैं देखता हूँ एक लाइन बन गई। इससे पहले अभी मैंने बताया था अगर लाइन बन जाती है तो वो कैसा होता है, स्ट्रेट एंगल होता है। और यहाँ भी क्या है, दोनों लाइन बन गई तो क्या है, स्ट्रेट एंगल बन रहा है। और स्ट्रेट एंगल कितने तक का होता है, 180 का। अब अगर हम यहाँ नाम दें एंगल्स का कि एंगल को हम डिनोट कैसे करेंगे, सबसे मेन जो बात है इस चैप्टर में यही है। यहाँ हमने पढ़ तो लिया, लेकिन हम एंगल का अल्फाबेट के ऑर्डर से नाम कैसे देते हैं। तो देखो, अगर मैं इस वाले एंगल की बात करूँ तो ये किस किस से मिलकर बना है, डी बी सी। तो मैं डी बी सी भी लिख सकता हूँ या सी बी डी बी। बट जब हम एंगल देखें तो वहां ये याद रखना कि जो भी एंगल हम ले रहे हैं इसमें बी पॉइंट है, तो जब हम एंगल्स को लेंगे तो बी हमेशा अल्फाबेट बीच में आएगा। तो ये हो जाएगा डी बी सी एंगल हो गया, प्लस एंगल ए बी सी। नाम इसका चेंज हो सकता है, जैसे कि मैंने मान लो ए बी सी ले लिया, तो यहाँ हो सकता है सी बी ए, दोनों सही हैं। अब अगर मैं दोनों को प्लस करूंगा तो ये कितने का बन जाएगा, 180 डिग्री का। तो इसी को हम बोल देते हैं लीनियर पेयर। शॉर्ट फॉर्म में हम दिखा देते हैं रीजन ब्रैकेट में एलपी। एलपी का मतलब है कि ये दोनों कैसे बन रहे हैं, लीनियर पेयर एंगल बन रहे हैं।
चलते हैं हम आगे। यहाँ हमारा लीनियर पेयर हो गया। अब आगे देखते हैं कि मान लो एंगल्स की तो बात हो गई। अब अगर हम ले रहे हैं, दो लाइन ले रहे हैं जो आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। हमने ले लिया ए पॉइंट ओ, ये हो गया ए बी सी और डी। ठीक है, हमने दो ले लिए। अब जब दो लाइन आपस में कट करती हैं तो उससे क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स मिलते हैं। तो जब भी कभी दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो वो क्या बनाती है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब अपोजिट का मतलब ही क्या है कि एक के सामने, या हम बोल सकते हैं अगर इसकी अपोजिट कौन सा दीवार भी तो जिसके सामने वाली होगी, तो ऐसे ही अपोजिट में हम ले लेते हैं इसके सामने वाले। मान लो अगर मैंने यहाँ ले लिया 1 वाला एंगल, तो ये दोनों लाइन आपस में काट दें तो ये किसके बराबर होगा, ये होगा इसके सामने, क्योंकि 1 के सामने ये वाला एंगल है, इसको हमने दिया हमने 2, तो एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 2। ये एक लाइन मैंने डिनोट कर दी है क्योंकि एक के सामने वाली एक लाइन है। यहाँ मैं इसको अलग से डिनोट कर देता हूँ डबल लाइन से। ये भी डबल लाइन से कर दिया क्योंकि इसके सामने वाला ये हो गया, इसको नाम दे दिया 3 और ये हो गया 4। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर होगा और एंगल 3 होगा एंगल 4 के बराबर, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, वर्टिकल अपोजिट। और जो वर्टिकल अपोजिट होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आगे हम देखते हैं, वर्टिकल अपोजिट की बात होगी। अब अगर लाइन का थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। मान लो दो लाइन्स हैं और हम इनको क्या बोलेंगे, तो हम क्या है कि इनके डिस्टेंस देखेंगे, दोनों का डिस्टेंस कैसा आ रहा है, सेम नजर आ रहा है। तो ऐसी लाइन जिनका डिस्टेंस सेम होता है वो आपस में इंटरसेक्ट तो करेंगे नहीं, तो उसको हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस, क्योंकि ये कभी भी आपस में कट नहीं करेंगी। एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं, जो सीढ़ी होती है दीवारों के साथ हम लगा के काम करते हैं। दूसरा रेलवे ट्रैक हुआ, रेलवे ट्रैक का कभी भी आपस में वो जो डिस्टेंस है वो अलग नहीं हो सकता, सेम रहेगा, तो वो आपस में क्रॉस नहीं कर सकते। दूसरी ही हम लेते हैं, मान लो कोई भी दो लाइन, या तो हम इसी को ले लेते हैं या हम ले लें ऐसे। तो अब यहाँ हम इसको पैरेलल नहीं बोल सकते क्योंकि देखो यहाँ डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ कम है। अगर हम आगे इनको इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे, तो क्या आपस में कट कर देंगे, तो इनको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये दोनों में डिफरेंस है कि पैरेलल और इंटरसेक्टिंग कॉन्स्टिट्यूएंट जो आपस में काट दें वो इंटरसेक्ट होती हैं। ये नहीं है कि यही डायग्राम रहेगा, हम कैसा भी बना सकते हैं। अगर हमने इसको थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा कर दिया, यानी ये बराबर नहीं रहा डिस्टेंस, जो कि आपस में एक दूसरे को आगे जाके कट कर देंगी, तो हो जाती है इंटरसेक्टिंग लाइंस। लीनियर पेयर एंगल हो गया। अब क्वेश्चन का मतलब है कि जो अब हम चैप्टर डिस्कस करेंगे जो लाइंस एंड एंगल्स का है, तो उससे पहले की ये थोड़ी सी जनरल इंफॉर्मेशन है कि एंगल्स कैसे होते हैं, किस तरह के होते हैं, और अगर आपस में क्रॉस करें तो एंगल जो बनते हैं, अगर हमने डिफरेंट एंगल्स पूछा, वैल्यू फाइंड आउट की, तो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो उस तरह से हम यहाँ डिफरेंट जो ये चीजें थी हम वहाँ अप्लाई करेंगे। अब ये देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन को हम जो सॉल्व करेंगे वो कौन सी हम इनमें से अप्लाई करेंगे, कैसे पहचान कर पाएंगे। तो ये जो है एक्सरसाइज 6 पॉइंट पहले से उससे जनरल है, जो देखना बहुत जरूरी है, ताकि हमें बेसिक जो मेन कॉन्सेप्ट है वो समझ में आए कि जो हम एक क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हमें समझ में आ गया तो हम इजीली उसको सॉल्व